नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे आरसीएफएल एग्जामिनेशन के लिए। और इसके पहले भी देखिए हमने इसके बहुत सारे सेट्स हमने आपके ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग इस तरीके से तैयारी करते रहिए। हम आपका जो है कंटिन्यू आपका चलता रहेगा ये लेक्चर सीरीज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के थ्रू हम लोग साथ में और भी इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको देखना, ये जरूर आपको बेनिफिशियल होंगे एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए आज का सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। 5 सेट अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज जीएसटी वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू। तो जीएसटी जो है इसे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसे अप्रूव की गई थी? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसका। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक, तो उसमें से जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको उनको याद रखना है। ये आपसे पूछे आते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइए हम लोग यहाँ पे सारे अमेंडमेंट को देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत तब पड़ती है कि जैसे कुछ प्रोविजंस होते हैं जो ऐड करने होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं किए रहते हैं, तो उनको उनको ऐड करने के लिए की जाती है। या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे प्रोविजंस है जो मेंशन नहीं किए गए थे, तो उनको ऐड करने के लिए जो है अमेंडमेंट की जाती है। तो जो पहला अमेंडमेंट हुआ था आपका, तो ये हुआ था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से रिलेटेड हुई थी, जो कि 1951 में पहली अमेंडमेंट की गई थी। तो देखिए इसमें जो है 9th शेड्यूल में कुछ फीचर्स डाले गए थे इसमें, जो कि लैंड रिफॉर्म एक्ट से रिलेटेड आपका था यहाँ पे। फिर उसके बाद जो 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो ये 1956 में। तो जो 7th अमेंडमेंट आपका है, तो ये हुआ था आपका दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का। यानी कि जी ऑर्गेनाइज स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जैसे कि उस समय पहले बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था हमारा देश, तो उसको जो है फिर स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवीजन की गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी। तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत की गई थी। इसके अलावा देखिए जो 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका है, तो ये हुआ था 1971 में। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फिर अगला देखिए 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 का। तो ये है आपका जैसे जो अपर जो लिमिट होती है रिप्रेजेंटेशन का, जो स्टेट के लिए फिर लोकसभा के लिए, तो इन दोनों के लिए किया गया था आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 का। फिर उसके बाद देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए थे, बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए थे। तो देखिए इसमें जो मेजरली जो रिकमेंडेशन दिया गया था आपका, तो वो थे इसमें बहुत सारे जो ऐसे ऐसे टर्म्स थे जो ऐड किए गए थे, जैसे कि आपका सोशलिस्ट का हो गया, सेकुलर और इंटीग्रिटी का हो गया। तो ये चीज़ जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया था सोन सिंह कमेटी के द्वारा। तो इन्होंने ही रिकमेंडेशन किया था, उन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है इसको ऐड किए गए थे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो टर्म है, ये सारे जो वर्ड है ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर में। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 का तहत ऐड किए गए थे। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि आज 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये भी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए गए थे। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे प्रोविजंस आपके थे, लेकिन ये आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ये वाला है। तो ये दो चीज़ आप लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1977 में। तो ये जो है इसमें जुडिशियल रिव्यू से कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू को पहले जो है कुछ पावर इसके कम कर दिए गए थे, तो फिर से जो है इसको पावर की जो है रीस्टार्ट कर दी गई थी। और साथ में जो रिट जुरिस्डिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के, तो इनको जो है फिर से पावर फिर से मिल गई थी। फिर उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 की, तो इसमें देखिए जो मोस्टली जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जैसे उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, तो फिर से उसको जो है फिर से ओरिजिनल कर दिए गए थे। जैसे इसमें लोकसभा का जो टेन्योर था, तो पहले कर दिया गया था 6 ईयर का, तो इसको फिर से वापस रिस्टोर कर दी गई थी 5 ईयर्स का। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है लोकसभा का जो टर्म जो है तो वो 5 ईयर से रिस्टोर कर दी गई थी ओरिजिनल, जैसे पहले था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत की गई थी। और इसके अलावा जो राइट टू प्रॉपर्टी था आपका, तो ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो इसे जो है अब केवल लीगल राइट बना दिया गया था इस एक्ट के तहत, दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले जो है फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो इसे डिलीट करके इसे केवल लीगल राइट कर दिया गया था। तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुई थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर देखिए अगला जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो इसमें इस प्रोविजंस के तहत जो 10 शेड्यूल ऐड किए गए थे। 10 शेड्यूल जो कि आपका ये डिसक्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन रिलेटेड आपका है इसमें, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अगर जैसे दल बदल करते हैं, अपना एक दूसरे से दूसरे पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो उनको जो है डिसक्वालीफाई किया जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस ऐड किए गए थे जो कि 10 शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं आपके ये सारे चीज़। तो 10 शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो वो जो आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत की गई थी। फिर उसके बाद देखिए जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें देखिए जो वोटिंग एज था, तो पहले जो वोटिंग एज था वो पहले 21 ईयर्स का हुआ करता था, लेकिन इसे घटा के जो है 18 ईयर्स कर दी गई थी। तो ये हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। फिर अगला देखिए जो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो इसमें देखिए जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और फिर उसके बाद देखिए जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो इस एक्ट के तहत जो है दिल्ली को, जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली पहले था, तो इसका नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया था। फिर उसके बाद देखिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थी, तो इसमें जो है 11 शेड्यूल के ऐड किए गए थे इस एक्ट के तहत, जिसमें कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपका है, जिसमें कि टोटल 29 फंक्शनल आइटम इसमें ऐड किए गए थे। और वहीं पे देखिए जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें जो है 12 शेड्यूल को ऐड किए गए थे जो कि आपका म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। फिर वहीं 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो सीट जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, जैसे जो भी पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा की सीटें हैं या फिर जो स्टेट असेंबली के अंदर में जो सीटें हैं, तो उनमें जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है वो 2026 तक। तो इनमें जो भी सीट अभी वर्तमान में है तो वो उसी तरीके से बने रहेंगे, तो वो कर दिया गया आपका 2026 तक फ्रीज कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू ये सेंसस हुआ था 1971 में, तो उसके बेसिस पे ये किया गया था। तो ये आपका हुआ था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के तहत। और वहीं पे देखिए जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो इसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किए गए थे 8 शेड्यूल के अंदर में। जो कौन कौन से 4 लैंग्वेज आपके थे, तो वो आपका जैसे बोडो हो गया, डोगरी हो गया, और मैथली हो गया, और संथाली लैंग्वेज हो गया। तो ये 4 लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल में ऐड किए गए थे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो टोटल जो लैंग्वेज है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया हुआ है, तो वो टोटल 22 हैं अभी। फिर उसके बाद जो 101th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, तो ये जो है जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से हुई थी, ताकि इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी का। तो ये हुआ था 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। फिर उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2019 में, तो इसमें देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो उनको रिजर्वेशन देने से जो 10% रिजर्वेशन जो दी गई है, तो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और वहीं देखिए जो लास्ट का आपका है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2020 में ये किया गया था। तो इसमें देखिए जो रिजर्वेशन है सीट्स का, जैसे एसटी और एससी का लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में, जो एसटी और एसटी की लोकसभा, और साथ में जो राज्यसभा ने यहाँ पर स्टेट असेंबली के लिए है, तो इनका देखिए जो जो इनका सीट जो है, तो उनको बढ़ा के कर दिया गया है 70 ईयर्स का और 80 ईयर्स की कर दी गई है। यानी कि जो सीट्स रहेगा इनका एसटी और एसटी जो भी मेंबर रहते हैं इनके लोकसभा के स्टेट असेंबली के लिए, तो उनका बढ़ा के पहले 70 था, अब इसका 80 ईयर तक कर दी गई है। और वहीं पे इसी में जैसे जो 2 एंग्लो इंडियंस चुने जाते थे लोकसभा के अंदर में, और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, तो वहाँ पे भी प्रोविजंस होते थे एंग्लो इंडियंस को, इनको भी जो है नॉमिनेट करने की, इनको अपॉइंट कर किया जाता है। तो इनका जैसे कि अब रिमूव कर दिया गया आपका जो भी सीट्स रिजर्व रहते हैं इनके लिए, तो इसको जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है इनको हटा दिया गया हुआ है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन, तो कौन सा सब्सटेंस इनमें से जो है प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कॉटन, हेयर, स्पाइडर सिल्क और हूफ दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो कॉटन आपका है, तो इसमें जो है प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन आपका ये नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जैसे हेयर आपका है, स्पाइडर सिल्क है, या फिर जो हूफ है, तो इनमें प्रोटीन रहते हैं, तो ये सब्सटेंस जो है इनमें प्रोटीन रहती है। लेकिन जो कॉटन आपका है, तो ये जो है आपका एक नेचुरल फाइबर आपका होता है, जो कि कॉटन प्लांट्स के पार्ट आपका होता है ये। कि ये देखिए जैसे इसका दूसरा नाम रहता है जूनियस जेनस गॉसिपियम, इसको बोलते हैं हम लोग। और कॉटन जो प्राइमरी आपका रहता है, तो ये इसके अंदर में सेलुलोज होते हैं, जो कि आपका एक इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज वाइट ब्लड,
तो कौन सा इनमें से ऑर्गेनिजम्स है कि जिसके वाइट ब्लड होते हैं? तो ऑप्शन में देखिए आपको देखो लिजार्ड, कॉकरोच, हाउस बग या फिर मॉस्क्यूटो है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, कॉकरोच हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है, कॉकरोच के देखिए इनमें जो है वाइट ब्लड होते हैं इनके। क्योंकि देखिए जो कॉकरोच होता है तो इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में अब कंपोनेंट आपका होता है, जैसे कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन ये प्राइमरीली जो रहते हैं तबकि ये आयरन से बने हुए रहते हैं ये। और यही जो है हमारा जो ह्यूमन ब्लड होते हैं तो उसके कलर जो आपकी रहती है रेड कलर का, तो वो हीमोग्लोबिन के चलते होती है क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट रहती है। लेकिन जो कॉकरोच है तो इसके अंदर में जो हीमोग्लोबिन रहते हैं तो वो नहीं रहते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। तो इसके चलते जो है इनका जो ब्लड रहता है तो वो वाइट रहती है इनकी। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लड वेसल्स जो रहते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर में, ब्लड वेसल्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कॉकरोच के अंदर में ब्लड वेसल्स नहीं रहते हैं। तो मेनली यहाँ पे देखिए जो ब्लड वेसल्स जो नहीं रहते, इस कारण से इनका यहाँ पे जो है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। क्योंकि इनमें मेन जो ब्लड का जो इनका काम जैसे रहता है यहाँ पे ऑक्सीजन का कैरी करने का, लेकिन इनके अंदर में सिंस ब्लड वेसल्स ही नहीं रहते हैं तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इनका जो है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है इनकी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि एक्सरसाइज शक्ति इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो शक्ति एक्सरसाइज आपका है तो ये कौन से दो देशों के बीच में जो है एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है इसमें इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड मालदीव्स और इंडिया एंड श्रीलंका। तो देखिए जो शक्ति एक्सरसाइज है तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में और की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडिया और खासकर जो कि अदर कंट्रीज है उनसे रिलेटेड, अब इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप लोग जो है देख लेना सारे को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है ये ईयर बेसिस पे भी रहते हैं आपके कि ये जैसे आपके एक्सरसाइज जो भी हुए हैं रिसेंट में 2018 से लेकर 2020 के बीच में, तो इनसे ही क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। जैसे इंदिरा एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग, तो ये तो ओवरऑल जैसे होता है रसिया और इंडिया के बीच में ही होती है ये। और सूर्य किरण की बात करते हैं हम लोग तो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज की बात करें तो ये होता है इंडिया और चाइना के बीच में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो आपका आती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। और वहीं समुद्र शक्ति की बात करें तो ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। फिर शक्ति एक्सरसाइज जो आपका है तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और इको वेरिंग जो एक्सरसाइज है तो ये होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। फिर अगला देखिए जो वज्र प्रहार आपका एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएस के बीच में होती है। फिर अगला देखिए जो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है तो ये इंडिया, जापान और अमेरिका के बीच में होती है, लेकिन अब इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है यहाँ पे। तो ये क्वाड ग्रुप आपका बना हुआ है ये। फिर अगला देखिए जो मैत्री एक्सरसाइज आपका थी इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। युद्धाभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और यूएस के बीच में होती है। वरुण एक्सरसाइज जो है आपका तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पोवर्टी लाइन इन इंडिया। तो पोवर्टी लाइन इंडिया में जैसे एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड जो है यूज किए जाते हैं, कौन सा मेथड फॉलो किए जाते हैं बेसिकली? तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ इन्वेस्टमेंट मेथड, कैपिटल मेथड, ह्यूमन मेथड या फिर इनकम मेथड। तो देखिए इंडिया की बात करें तो जो पोवर्टी लाइन है यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए जो है दो तरीके यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। एक आपका रहता है इनकम मेथड पे आपका रहता है या फिर कंजप्शन मेथड पे रहती है आपके यहाँ पे। तो इनकम और कंजप्शन मेथड ही रहते हैं आपके कि जो उनके थ्रू जो है यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं पोवर्टी लाइन का। पोवर्टी का हम लोग बता सकते हैं देखे कि कौन पर्सन जो है वो कितना पोवर्टी लाइन के अंदर में है या फिर जो है वो अबव पोवर्टी लाइन है। तो इनकम पर्सन का अगर मान लीजिए एक निश्चित रहती है कि अगर इतना इनकम कोई पर्सन अगर डेली अर्निंग कर रहा है तो वो जो है पोवर्टी लाइन से एबव रहता है। अगर वो इतना नहीं कर पाता है अपना तो वो बिलो पोवर्टी लाइन के अंदर में रहती है। तो मोस्टली हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे अपना जो है कंजप्शन बेसिस पे या फिर इनकम अप्रोच बेसिस हम लोग फॉलो करते हैं अपने कंट्री में। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी आपका ये हो जाएगा इसका। और बाकी देखिए जो इन्वेस्टमेंट मेथड आपका है तो इन्वेस्टमेंट के मेथड से ये चीज़ नहीं लगा है, अनुमान हम लोग नहीं कर सकते पोवर्टी लाइन का, क्योंकि ये सारे जो है स्टडी के बेसिस पे किए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का ये कब इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी? तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका थी ये इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी दैट इज 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे फोर्स में आया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट तो हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कम्युन एग्जिस्टेंस में आया हुआ था यानी कि फोर्स में आया हुआ था तो उसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो दैट इज 1950 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही इसका होगा। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का तो ये जो है न्यू दिल्ली में दैट इज तिलक मार्ग रोड पे लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ
द बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है तो इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे इसके? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, दैट इज कैलाश सत्यार्थी आपका हो जाएगा। तो इन्होंने देखिए 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन जो है इन्होंने शुरुआत किया था, जो कि इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट मूवमेंट है, जो कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं, जो कि वर्क करते हैं या फिर ऐसे बच्चे होते हैं कि जो जिनका बचपन जो है कहीं और जगह पे लगता है, यानी कि वो जहाँ उनका होना चाहिए जैसे पढ़ाई लिखाई में या फिर जो है और भी चीज़ों में, तो वहाँ पे नहीं होते, तो उनके लिए जो है ये चलती है, कैंपेन चलाते हैं ये। तो इसमें देखिए ये एक आपका एक गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में ये चलता है आपका यहाँ पे, और ताकि जो है सिस्टम को मजबूत किया जा सके और बच्चों को जो है उनका जो भी बचपन है, जो उनका जहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे वो फोकस करना चाहिए उनको, तो वहाँ पे है उनको लगनी चाहिए। और बाकी और भी ऐसे प्रोविजंस है इसके अंदर में, जो कि ये अपने अंदर में और भी जो गरीब बच्चे होते हैं तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और सारे चीज़ जो है फैसिलिटी जो होते हैं उनको जो देनी होती है तो वो प्रोवाइड की जाती है इस संस्था के द्वारा। और इसी के लिए जो है कैलाश सत्यार्थी को इनको जो है नोबेल प्राइज भी, नोबेल नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था मलाला यूसुफजई के कॉम्बिनेशन में। तो ये चीज़ आपने देखा भी था, जो नोबेल प्राइज का जो लिस्ट है सारे के सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए जब ज्वाइंट सिटिंग जब होती है पार्लियामेंट की, दोनों हाउस जो होते हैं, तो उस समय जो है कौन प्रिसाइड करते हैं, और जो मतलब कि एक समय होता है कि जब दोनों सदन जब आपस में, मतलब कि दोनों सदन जो है कार्यवाही उनकी नॉर्मल जो नहीं चलती है, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। तो उस समय जो अध्यक्षता की जाती है, जो कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तो वो जो है लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं तो उनके द्वारा ये की जाती है। तो ऑप्शन सी जो आपका ये करेक्ट आंसर आपका होगा। तो देखिए ज्वाइंट सिटिंग ये ऐसे केसेस में बुलाए जाते हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि डेडलॉक हो जाता है, या फिर कोई ऐसे कोई केसेस रहते हैं या फिर कोई बिल रहते हैं जो पेंडिंग में रहती है, जिनको पास कराना कंपलसरी होती है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये प्रोविजंस दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्तास। तो गुप्तास के जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे, जो गुप्ता पी डायनेस्टी चल रहा था, तो उस समय उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? तो देखिए जो गुप्ता डायनेस्टी थी तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी। तो संस्कृत था ऑफिशियल लैंग्वेज थी गुप्ता पीरियड का। और जो भी स्कॉलर्स थे इस पीरियड के दौरान में, जैसे इसमें आपके बहुत जो विद्वान लोग थे इसमें, जैसे ब्रह्मवीरा हो गया, आर्यभट्ट हो गए, तो ये सारे थे। तो इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिया हुआ था, तो ये सारे जो है मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज में वो अपना काम करते थे, सारे संस्कृत लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज था इनका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द स्वर्ण सिंह कमेटी वाज एसोसिएटेड विद। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये किससे एसोसिएटेड थे? तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपने देखा था अभी, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हैं, तो ये जो है आपका इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे दी गई थी, ऐड किए गए हुए हैं। तो ये आपका है स्वर्ण सिंह कमेटी एसोसिएटेड थे, फंडामेंटल ड्यूटीज से इनका रिलेटेड आपका है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी सिटीजन्स के होते हैं आपके, जिनको कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत जो है, तो ये रिकमेंडेशन किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था हुआ था। तो टोटल अभी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज आती है? 11 है, और ओरिजिनली टोटल 10 थे, जो कि बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किए गए हुए थे। तो इस तरीके से देखिए ये आपका सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी देखिए चलता रहेगा आपका सीरीज ये इसी तरीके से। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।